बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब मेहदी हसन साहब और कुंदरकी के चेयरमैन के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी बहन मोहतरमा ज़ीनत मेहदी साहिबा, संबल के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब मुशीर चौधरी साहब, बिलारी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब ज़ीशान उर्फ गुड्डू साहब, बेहडी से शादाब साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, और बिलासपुर रामपुर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब याकूब खां साहब, और ज़िला सदर जनाब फ़रीद ज़फ़र रहमानी साहब जो टांडा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं। मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ कि 4 तारीख़ के दिन आप तमाम मिलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक़ में इस्तेमाल करके अपने इत्तेहाद को और अपने सियासी शऊर को मजबूत करिए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं संबल की आवाम को यहाँ से एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा पूरा इरादा था कि वहाँ पर आकर संबल की सरज़मीन पर और दीपा सराय में जाकर वहाँ की आवाम से मैं मिलूँ और उनसे बज़ाते ख़ुद मैं गुजारिश करूँ कि वो हमारे मजलिस के चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब मुशीर चौधरी साहब को कामयाब करें। मगर अफसोसनाक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो कायदीन हैं और वहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने एक साजिश रची और हमको वहाँ जाने से उन्हें रोका, उनको कामयाबी मिली। मगर मैं समाजवादी पार्टी के जितने कायदीन हैं, नेता हैं, उनको बता रहा हूँ कि अगर आज वो मुझे रोकने में कामयाब हुए तो मगर याद रखो 4 तारीख़ के दिन इनको नाकामी का मुँह देखना पड़ेगा और संबल की आवाम इंशाअल्लाह ताला मुशीर चौधरी को अपना चेयरमैन मुंतखब करेगी। और जो संबल के विधायक हैं वो कहते हैं कि हैदराबाद को जाकर तुम अपना काम कराओगे, तो नवाब साहब वो ज़माना चला गया। दीपा सराय में भी मेरा एक घर है, उस वहाँ के रहने वालों के दिलों में हमारी एक मोहब्बत और जगह अल्लाह ने पैदा की है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला संबल की आवाम एक अच्छा फ़ैसला लेते हुए मुशीर चौधरी को कामयाब करेगी। वहीं पर बिलारी में ज़ीशान साहब मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं। मैं वहाँ की आवाम से अपील करता हूँ कि उनको कामयाब करें। बेहडी से शादाब साहब एक तालीम याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनको कामयाब और कामरान करें। हमारे ज़िला सदर संबल के अब्दुल्ला खां साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उनकी हमारी पूरी टीम काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि कुंदरकी में अभी हमारे भाई जनाब मेहदी हसन साहब ने बताया कि गरीबों के लिए एक मैरिज हॉल शादी घर बनाया गया। नगर में ईदगाह की खूबसूरती के लिए फ़र्श और गेट लगवाए गए, और साथ ही साथ यहाँ पर बिला लिहाज मज़हब मिल्लत काम करवाए गए। शमशान घाट का भी काम करवाया गया, और यहाँ पर एक बेहतरीन खूबसूरत जिम बनवाया गया। नगर के कूड़ा कचरा डालने के लिए ज़मीन ख़रीद कर इसमें MRF सेंटर और सड़कें बनवाई गई हैं। छोटे बड़े रोडों नालों का इंतज़ाम किया गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे भाई मेहदी हसन की कोशिश और काविशों का नतीजा रहा कि 1529 प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनवाए गए, और ख़बरस्तान की बाउंड्री, शमशान घाट का काम करवाया गया, और बेहतरीन पार्क का यहाँ पर उन्होंने काम करवाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे भाई मेहदी हसन साहब को, और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग उनको और मजबूत करेंगे, उनका साथ देंगे, ताकि जो विकास का तरक्याती काम अभी होना बाकी है वो उसको लेकर चलेंगे। मैं आपसे ये भी अपील करने आया हूँ कि आप यहाँ से ज़मीनी सतह से अपनी एक लीडरशिप को बनाइए। मैं बार बार आपसे पुकार कर कहता आया हूँ कि जब तक आप अपनी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे, आप जुल्म को नहीं रोक पाएंगे, आप अपनी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से
एक पैगाम जाना चाहिए कि पहले से ज़्यादा तादाद में आप हमारी बहन मोहतरमा ज़ीनत मेहदी हसन साहिबा को एक बड़ी मेजॉरिटी से कामयाब करें। मैं कुंदरकी के विधानसभा में भी आपके दरमियान में आया था। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे हाफिज़ वारिस का साथ दिया, उनको वोट दिया। जिन्होंने नहीं दिया मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपका दिल जीतें, आपका एतमाद हासिल करें। मगर आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस किसी को आपने कामयाब किया, आज उत्तर प्रदेश में एक खौफ का माहौल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। बड़ा ही झूठ वो कहते हैं। 2017 से 2022 तक 35,000 फ़िरक़े वाराना फसादात उत्तर प्रदेश में हुए, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ चंगा है? आप बताइए, हर साल 5 साल में हर साल को ऐसा साल नहीं जाता जहाँ पर दलितों पर अत्याचार नहीं होता। 11,000 हर साल, माने 2017 से 21 तक हर साल 11-12 हज़ार दलितों पर उन पर अत्याचार के वाक़यात होते हैं। ये कहाँ से फिगर आया? ये मोदी सरकार का NCRB का डेटा कहता है। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा है। वो कहते हैं कि माफिया ख़त्म हो चुका है। अरे अगर माफिया ख़त्म हो चुका है तो बताओ, बीजेपी में जो जितने लोग हैं उन पर जो मुकदमे हैं, उन पर जो क्रिमिनल केस है, उनका आप क्या करेंगे? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमज़ान के दौरान किसी ने अपने गोडान में तरावी की नमाज का इंतज़ाम किया गया तो वहाँ पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। बताओ फिर ये आखिर एक तरफा तमाशा क्यों होता है? और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले विधानसभा के चुनाव में तारीखी तौर पर झोली भर भर कर आपने समाजवादी को वोट दिया। मैं कुंदरकी के जलसे में जब मेरे हाफिज़ वारिस के लिए आपसे वोट की अपील कर रहा था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपसे कह रहा था, पुकार पुकार कर कहा कि यकीन करो मेरी बात का कि ये समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाएगी। मगर आपने कुछ और फैसला लिया। हम आपके फैसले की इज्जत करते हैं। मगर बताओ, इतनी बड़ी तादाद में आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। और जब कामयाब हो गई तो समाजवादी का कोई नेता आता नहीं है। समाजवादी के कोई नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत बोल सके, जुल्म को जुल्म बोल सके और मजलूमों का साथ दे सके। आज यही वजह है कि आपने वोट तो दे दिया उनको, किसी को आपने अपना विधायक बना लिया, मगर उनकी ज़बान नहीं खुलती। विधानसभा में जाते हैं और गूंगे और अंधे बनकर बैठते हैं, इनकी ज़बान नहीं खुलती। वहाँ पर उनसे ये नहीं पूछा जाता, सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं पूछते कि बताओ स्कूल क्यों नहीं खोले जाते, बताओ यहाँ पर तरक्की का काम क्यों नहीं होता, बताओ आखिर कौन से कानून के तहत आप मनमानी करते हैं और किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देते हैं। आप यही चीज़ें हैं, जब तक आप अपने वोट से अपने नेता को नहीं पैदा करेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। मेरी बात अगर किसी को पसंद नहीं आ रही है तो मुझे माफ़ कर देना, मगर सच्चाई ये है, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी देखिए आपका क्या मुकाम है। एक मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश को आते हैं, अखिलेश यादव से मिलते और कहते हैं कि 2024 के पार्लिमानी चुनाव में हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मगर आपको बताऊं, बिहार में इन लोगों ने एक ऐसे आदमी को जेल से रिहा किया जो कलेक्टर था, दलित परिवार से था, उसका नाम कृष्णया था। और यही उस वक्त का एक आलाजाद का MLA, उसने एक माप के जरिए उस दलित कलेक्टर की हत्या कर दी। कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सजा दी तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून को बदलकर उसको जेल से रिहा करवा दिया, उसको जेल से रिहा करवा दिया।
और सबसे पहले अगर उस दलित आईएएस ऑफिसर डीएम की हत्या की उसकी बेवा के साथ अगर कोई खड़े होकर उसकी तकलीफ को, उसकी पीड़ा को समझकर किसी ने यह कहा कि गलत फैसला लिया गया, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने उसको गलत कहा। मगर मैं गलत इसलिए कहा कि अगर किसी से भी नाइंसाफी होगी तो गलत होगा, मगर सोचो थोड़ी देर के लिए क्यों उसको छोड़ा गया? क्योंकि वो जिस समाज से आता है वो समाज पूरा उसके साथ है, और इनको 2024 में बिहार में उस समाज की वोट की जरूरत है, इसीलिए उसको छोड़ दिया गया। बिल्किस बानो को जिन्होंने रेप किया, हामिला थी बिल्किस बानो, उसका रेप हुआ, उसकी मासूम बच्ची को उसकी आंखों के सामने उसका कत्ल किया गया। बिल्किस बानो के रिश्तेदार महिलाओं का रेप हुआ और उनका कत्ल हुआ। उसके कातिलों को गुजरात की बीजेपी की सरकार छोड़ देती है। क्यों छोड़ती है? क्योंकि छोड़ने वालों की ताकत थी, वो कातिल थे, मुजरिम थे, मगर छोड़ा इसलिए क्योंकि उनके पास सियासी ताकत थी। अब थोड़ी देर के लिए अपने सीनों पर हाथ रखकर बताओ, क्या तुम में वो ताकत है? क्या तुम में वो ताकत है? बताओ। तुम में वो ताकत नहीं है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं है, तुम्हारे उस उजड़े हुए घरों की जो बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है उसकी कीमत नहीं है, तुम्हारी तकलीफ की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि तुम एक सियासी ताकत नहीं बन रहे हो। असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगता है, लगने दो, मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है, क्योंकि एक दिन अल्लाह फैसला करेगा और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं उनको अल्लाह के दरबार में उसको साबित करना पड़ेगा। मगर सुनो मेरी इस बात को, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुमको जज्बात में लाकर थालियां हासिल करो, मैं तुम्हारे थालियों का मोहताज नहीं, मैं तुम्हारा इत्तेहाद चाहता हूं, मैं तुम्हारी ताकत, तुमको ताकत बनते हुए देखना चाहता हूं कि मेरी आंख अल्लाह बंद करने से पहले उत्तर प्रदेश में आप एक सियासी ताकत बने। अरे अगर हर समाज का एक नेता हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते आप? क्या आप अखिलेश यादव की गुलामी करेंगे जिंदगी भर? क्या आप बीजेपी, योगी और मोदी से डर कर किसी का साथ देंगे? सोचो, बिल्किस बानो के कातिलों, बिल्किस बानो के अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ दिया गया, एक दलित आईएएस ऑफिसर को मारने वाले को छोड़ दिया गया क्योंकि उसमें सियासी ताकत थी। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियां, जंजीर लगी हुई है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और कोई आवाज नहीं उठाता, कोई आवाज नहीं उठाता। और कौन आवाज उठाता है? जिसको बी टीम कहते वो आवाज उठाता है, जिसको गाली देते वो आवाज उठाता है, जिसके ताल्लुक से नहीं मालूम क्या क्या कहा जाता है, हम आवाज उठाते हैं, हम पूछते हैं कि कैसे हुआ। अरे ये समाजवादी का नेता अखिलेश यादव एयर कंडीशन कमरों में बैठकर एक फोन लेकर 280 वर्ड का ट्वीट कर देता है। अरे नाम तक नहीं ले सकता अतीक कौर अशरफ का, नाम नहीं ले सकता क्योंकि डरते हैं। अरे अगर माफिया है तो कहां कहां नहीं है माफिया का, सबसे उस तरह का सलूक किया जाएगा? अगर है तो इस्तेमाल करो कानून को। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, गांधी को मारने वाले का नाम गोडसे था, तो गोडसे को पकड़ा गया और गोडसे पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद कोर्ट से उसको फांसी की सजा दी गई। इसको बोलते कानून की कामयाबी। गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता इस देश में। गांधी से बड़ा बाबा साहब अंबेडकर थे, मगर गांधी को मारने वाले को हमने कोर्ट में केस चलाया। राजीव गांधी को बम छोड़ाने वालों को केस चलाया, जेल में रखा चेन्नई में। इंदिरा गांधी को मारने वालों को हमने केस चलाया और जेल में रखा और सजा दी। यह कानून की कामयाबी है, यह गुंडों की कामयाबी नहीं थी। और आप देख लो पाकिस्तान से अजमल कसब आया,
बंबई की मुंबई की सड़कों पर खून की होली खेल रहा था, उसको जिंदा पकड़ने में हमारा एक बहादुर पुलिस का सिपाही शहीद हो गया। हमने अजमल कसब पर मुकदमा चलाया, कोर्ट ने सजा दी, उसको फांसी पर चढ़ाया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि इस आतंकवादी को अपने कब्रिस्तान में दफनाने की जगह नहीं देंगे, तो जेल के किसी कोने में ले जाकर उसको दफन कर दिया गया। यह कानून की कामयाबी है। हम क्या कह रहे हैं कि कानून की कामयाबी हो, गोली की कामयाबी ना हो। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश चलेगा तो कानून के मुताबिक चलेगा। सजा देगी तो गोली नहीं, कोर्ट सजा देगी। अगर गोली से सजा दी जाएगी तो फिर बताओ इस देश में संविधान का क्या होगा। अगर गोली से खत्म करना है तो कोर्ट को ताले डाल दो, अगर गोली से खत्म करना है तो संविधान को फेंक दो उठाकर, इसकी जरूरत ही नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मरने वाले का नाम अतीक और अशरफ नहीं होता, हमारा किसी का नाम राजू और राम भी होता, तो सदुद्दीन ओवैसी इसी तरह से मुखालिफत करता। क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत के लोकतंत्र में कामयाबी उस वक्त होगी जब संविधान कामयाब होगा, जब कोर्ट से सजा दी जाएगी, जब कानून के मुताबिक किसी का घर तोड़ा जाएगा। मनमानी नहीं होनी चाहिए। अब आप बताइए, एक मुख्यमंत्री हैं, धर्मगुरु भी हैं, और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं, मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा निकाल, हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, ख्वाब देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता। मुख्यमंत्री संविधान से चलता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। अब आप बताइए कि जिसको पुलिस की जंजीरों में, पुलिस की कस्टडी में है, अतीक और अशरफ पर कोर्ट ने सजा भी दी, वो प्रिजनर भी हैं, कैदी भी हैं, उनको लाया जा रहा है और कोई आकर गोलियां चला देता है। मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि गोली का जवाब अगर गोली है तो फिर उस वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठी थी? क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी? और गोलियां मारे, और गोलियां बेहतरीन तरीके से मारे, ट्रेनिंग दी गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उठाकर देख लो, एक आईजी के पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड कह रहे हैं कि उन्होंने उन दोनों की हत्या करने से पहले, कत्ल करने से पहले, मर्डर करने से पहले कम से कम प्रैक्टिस में 500 गोलियां इस्तेमाल की होंगी। एक ऑफिसर कहता है कि कम से कम 1000 राउंड की उनको ट्रेनिंग दी गई है। और वो आकर, अच्छा ये बताइए, हैरत की बात ये है कि एक का घर, उसके घर पे छत नहीं है, झोपड़ी है, और उसके पास 8 लाख का हथियार, 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख। ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भड़काऊ भाषण है, बोल सकते ना उनको, बल्कि और ज्यादा कहता हूं, ये गोडसे की नाजायज औलाद है।
इसलिए कि गोडसे भी गोली से ना गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था। तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो इसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का, और उन्होंने किया और उसके बाद लेकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अखिलेश यादव तो गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं इस मामले में। समाजवादी के नेता कुछ नहीं बोलते, मगर जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, वो फुला टीम है। अरे मैं बी टीम हूं, डी टीम हूं, ई टीम हूं, एफ टीम हूं, मैं अलीफ बे ते से जीम चीम पुरल तब पूरी टीम हूं। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम फुलान टीम। हम ये पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मरने वाले ने खत लिखा था जिसमें उसने कहा कि अगर मेरी हत्या होती है तो फुला आदमी जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री लेटर आपको मिल गया होगा, नाम तो बताइए, नाम तो बताइए, कौन है वो? नाम तो बताइए। अच्छा, जो 3 लोग गोली चलाए, क्या उनके घर पे बुलडोजर देखा आपने? देखा? मैं भी नहीं चाहता उनका घर टूटे, क्योंकि उनके गुनाह की सजा उसकी मां को नहीं मिलनी चाहिए, उनके गुनाह की सजा उनकी बीवी को नहीं मिलनी चाहिए, उनके गुनाह की सजा उनके भाई बहनों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मीडिया के लोगों ने पूछा ओवैसी, क्या तुम चाहते हो कि उन तीनों का इनकाउंटर हो जाए? मैंने कहा हरगिज नहीं, मैं चाहता हूं उनको कोर्ट सजा दे, लंबी सजा उनको कोर्ट दे। अरे हम इंसाफ चाहते हैं, बदला नहीं चाहते। ये बदले से देश नहीं चलता, इंसाफ से चलता है, और इंसाफ संविधान में लिखा है। मगर हर कोई कहेगा कि गोली मारेंगे, गोली मारेंगे, तो फिर संविधान कहां जाएगा? संविधान कहां जाएगा बताओ? इसीलिए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, माफिया जहां कहीं भी है, भाई बीजेपी में भी उनके कई नेता हैं जिनके खिलाफ बहुत से मुकदमे हैं, मगर उन पर क्या हो रहा है? समाजवादी में भी है, उन पर क्या हो रहा है? अब तो हद ये हो गई कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि खवातीन डॉन है, खवातीन डॉन है, ये लेडी डॉन, वो लेडी डॉन। अब वो दिन दूर नहीं है जब एक 6 साल के बच्चे को दिखाकर कहेंगे ये बच्चा डॉन, ये बच्चा डॉन। बताओ कितनी नफरत आप करेंगे। अरे नफरत तो इतनी बढ़ गई कि मेरे क्षेत्र में हैदराबाद के पार्लियामेंट की इंतखाबी हलके में एक कब्रिस्तान है बहुत पुराना, तो वहां पर किसी एक मोहतरमा का इंतकाल हो गया, महिला का, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी तदफीन की, क्योंकि उस कब्रिस्तान में जब खबर पुरानी होती तो लोग उसको खोद कर नया जनाजा उसमें तदफीन कर देते। तो उन्होंने, और रास्ता भी था, तो उन्होंने क्या किया, दफनाया, उस पर एक जाली लगा दी, जाली लगा दी ताकि वो रास्ता भी खराब ना हो और कोई लोग उनकी खबर को ना खोद के दूसरे जनाजे को तदफीन करें। हमारी मीडिया ने क्या किया, उन्होंने मन की बात कर दी, और उनकी मन की बात क्या थी, बता दिया कि हैदराबाद का कब्रिस्तान हमारे पड़ोसी मुल्क का है।
पड़ोसी मुल्क का है, और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकाल कर उससे बदफेली करना चाहता था। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। अरे तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से? हमको तो नहीं है। नहीं आप, अरे हम जिंदा हैं तो तुमको तकलीफ, भाषण देते हैं तो तकलीफ, संविधान का हवाला देते हैं तो तकलीफ, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, बराबरी का मुतालबा करते हैं तो पेचिश हो जाता है। अब खबर में चले गए तो खबर भी इनको तकलीफ। अब क्या खबर से निकले हम तमाम लोग? बताओ आप, क्या हाल कर दिए मीडिया के लोग हमारे। अरे कुछ तो तहकीक कर लेते, पूछ लेते जाके, अरे भैया ये कहाँ की खबर है, कि किसने बनाया, क्या है। मगर आपने चला दिया नफरत फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, कुछ नहीं होगा, जो चाहे चलाओ। अब कोई कहता है कि दरगाह जिहाद, उत्तराखंड में एक टीवी का एंकर, ये दरगाह जिहाद हो रहा। अरे कहाँ हो रहा है भाई? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां से आप हमारी बहन को, संभल से हमारे भाई मुशीर चौधरी को, और जहां जहां मैंने नाम दिए हैं, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आप दुआ भी करिए और कामयाब और कामरान करिए उनको। और 2024 में इंशाअल्लाह ताला हम फिर चुनाव लड़ेंगे। 2024 में कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा, मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना आता है, मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी। वरना ये सब लोग क्या समझ रहे हैं, ये कहां जाएंगे मुल्ला जी हमको छोड़कर। इनको दिल में बैठा, अरे कहां जाएगा ये हाफिज वारिस, कहां जाएगा मुशीर चौधरी, कहां जाएगा मेहदी हसन, कहां जाएगा, ये हमारे पास ही आएगा। अब नहीं आएगा क्योंकि एक दीवाना इनके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है कि हम एक साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। कैसा मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए? कभी सोचा आपने? कोई भी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार पूरे देश में बने। और अगर सच्चाई को बयान करूं तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को 2024 में? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला? तो हमारा। ये CSDS का डेटा है। मगर 2024 में अगर रोकना है तो बीजेपी को उसके आइडियोलॉजी से मुकाबला करो। नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे।
जुल्म का मुकाबला जुल्म से करेंगे। अरे अहमकों की बस्तियों में रहने वालों, अंधेरे का मुकाबला रोशनी से होता है, जुल्म का मुकाबला संविधान से होता है। कमजोरों को अगर इज्जत मिलेगी तो संविधान मजबूत होगा। जो कमजोर होगा वो तुम्हारी आंखों में मजबूत होना चाहिए। जो आखिर होगा उसको सामने लाने का काम तुमको करना चाहिए, मगर तुम वो सोचते नहीं हो। तुम सिर्फ हमारे वोट की भीख मांगते हो, और जब वोट लेते हैं तो क्या कहते हैं, भाइयों बहनों जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है। और जब चुनाव हो जाते हम रोज मरते हैं, रोज घर टूटता है, रोज किसी को झूठे इल्जाम में पैर पर गोली मार दी जाती है, किसी को डराया जाता है। अरे बताओ ये कौन सी जिंदगी गुजारने पर हमको मजबूर कर रहे हो? ये अगर ये देश के 75 साल की आजादी का जश्न अमृत उत्सव मना रहे हैं तो क्या कानून की बालादस्ती रहेगी? ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा या बंदूक की गोली से चलेगा? अगर संविधान को बचाना है तो देश संविधान से चलना चाहिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 मई के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपना एक एक वोट मजलिस के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करिए। हमारी बहन को पहले से ज्यादा मेजॉरिटी में इनको कामयाबी दिलाइए। और आप देखते हैं, और आप देख चुके हैं कि मेहदी हसन साहब ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को तकलीफ हो सके। सबको साथ लेकर काम किया। कब्रिस्तान का काम किया तो शमशान का भी काम किया। मगर मोदी जी ने क्या कहा, कब्रिस्तान शमशान। मोदी जी कभी यहां आकर देखो, हमने आपको गलत साबित कर दिया। हमने कब्रिस्तान का भी काम कराया, शमशान का भी काम कराया। हमने जनरेटर लगाया ताकि सबको 4 घंटे लाइट मिल सके। ये काम अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हुआ है। मैं मुबारकबाद देता हूं हमारे भाई मेहदी हसन साहब को, और आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि 4 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊंगा। पिछले बार विधानसभा असेंबली के इलेक्शन में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थी। मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरे हौसले और अज़म में कमी नहीं पैदा कर सकती है। मैं जब इस दुनिया में आया हूं तो जाऊंगा एक दिन। अल्लाह मुझे अगर शहादत का रुतबा देगा तो उससे बड़ी माने मेरी कामयाबी नहीं हो सकती है, उससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती है। और अल्लाह जिंदा रखेगा तो बेबाक तरीके से मजलूमों के हक के लिए लड़ता आया हूं और लड़ता रहूंगा। मेरी नजर में कोई हुकूमत है, अगर हुकूमत गलत काम करेगी तो भारत का संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे इस बात का हक देती है कि मैं गरीब और मजलूमों के हक के लिए लड़ूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जुल्म खत्म होगा, याद रखो। आप उम्मीद से रहो, जुल्म खत्म होगा। किसी शायर ने अच्छा कहा था, साहिर लुधियानी ने कहा था कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। मगर जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की रात ज्यादा नहीं होती है, जुल्म की रात ज्यादा लंबी नहीं होती है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का सूरज निकलेगा, इंसाफ का सूरज निकलेगा और सब पर चमकेगा। ये जुल्म की अंधेरी रात खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।